हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को हम टारगेट करते हुए हमारी इस समग्रता सीरीज को हमने प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो यूट्यूब पर हमारी क्लासेस हो चुकी है दोस्तों। इकाई 6 को लेकर आप अगर अभी तक आपने नहीं देखी क्लासेस तो देख लीजिएगा। यूनिट 6 लेटेस्ट डेटा आर्थिक समीक्षा 2023-24 भारत के संदर्भ में और आर्थिक समीक्षा 2023-24 मध्य प्रदेश के संदर्भ में, दोनों को बहुत अच्छे से अवलोकन करके जो है आपकी क्लासेस जो है प्रारंभ कर दी गई है, ताकि आप 2025 में आपको कहीं भी अगर फरवरी में चाहे एग्जाम देनी रहे, चाहे मार्च में देनी रहे, चाहे जनवरी में, जब भी आपको एग्जाम देनी रहे तो उन्हीं लेटेस्ट डेटा के साथ आपको एग्जाम देनी रहेगी। इसमें आपको कहीं भी इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, करेंट अफेयर्स की जो रेगुलर क्लास है मध्य प्रदेश के संदर्भ में और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में, तो वो भी रेगुलर यूट्यूब पर क्लास होती है, जिससे आपकी इकाई 8, कौन सी दोस्तों, इकाई 8 अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपकी यूनिट 6 भी है, यूनिट 8 भी है, और आज जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी इकाई 1। इकाई 1 जिसमें दोस्तों संकल्पना एवं विचार, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है 2024 में, जब सिलेबस परिवर्तन हुआ था उसके पश्चात। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों संपूर्ण हमारा इतिहास जो रहेगा उसको बेहतर तरीके से हमारी इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जल्दी ही कल से आपकी एक और क्लास जो है इकाई 4, जिसमें हम मध्य प्रदेश का भूगोल देखेंगे, बेहतर तरीके से उसको भी वहां पर कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रकार जो है हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हम संचालित करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारी इस समग्रता सीरीज में दोस्तों, जिसमें हम आज का हमारा नया जो है एक और टास्क उठा रहे हैं, जिसे हम कंप्लीट करेंगे बेहतर तरीके से। और यह है जो दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 1। थोड़ा सा आज की जो हमारी क्लास रहेगी, ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक उठाएंगे जिनकी आवश्यकता है अभी, उन पर बेहतर तरीके से हम काम करेंगे। किस प्रकार इतिहास को पढ़ा जाता है दोस्तों, समझा जाता है और लिखा जाता है, इन सारे बिंदुओं पर काम करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे बिंदुओं को बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे 2 नंबर का यदि कोई प्रश्न आता है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी चाहिए जो हमें हमारे आंसर को बेहतर तरीके से बनाती है, दिखाती है। तो इन मुद्दों पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। सारे बिंदु जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं हमारी आज की। और हमारी यूनिट की जो पहली यूनिट है, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। पहले दोस्तों भारत के इतिहास में हम प्राचीन भारत से शुरुआत करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो गांधी जी के टाइम तक का जो है हम भारत का इतिहास पढ़ लेते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन अभी 2024 में सिलेबस परिवर्तन हुआ, और सिलेबस परिवर्तन होने के पश्चात जो है दोस्तों क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ। अब वो चेंज क्या हुआ, वो थोड़ा सा चेंज ये है दोस्तों कि एक नया टॉपिक ऐड हो गया, जिसमें हम देखते हैं संकल्पना एवं विचार वाला। तो ये जो संकल्पना एवं विचार का कॉन्सेप्ट है, ये नया आया है। इसमें नया इतना ज़्यादा भी नया नहीं है कि हमने इससे पहले इसके जो टॉपिक्स जो है दिए यहाँ पर, इनके जो बिंदु है, ये हमने नहीं देखे हो। हमने देखे हैं दोस्तों, पहले भी अच्छे से इनका अध्ययन किया है, बस एक नए रूप में हमारे सामने आया है, तो हमें लग रहा है कि कुछ नया है। ज़्यादा इतना ज़्यादा भारी चेंज नहीं है, लेकिन प्रश्न अभी यहीं से बनेंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, सारे बिंदु जो है यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इवन दोस्तों पूरी यूनिट को उस प्रकार से कंप्लीट करेंगे हम, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर करोगे, तो यहाँ से आपकी क्लास का, अगर आपके इस इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के पश्चात कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपका पूरा लगभग लगभग सारा जो है सेशन में बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें आपका कभी कुछ भी किसी एग्जाम में छूटेगा नहीं। इसके साथ साथ स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमें समझना होगा, किस प्रकार से किस शासक ने अपने यहाँ पर शासन संचालित किया, उनके सारे आयाम को बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से प्लस एक बेसिक समझ के माध्यम से हम जो है इस पूरे 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 यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो यहाँ जो दूसरा बिंदु दिया है, यहाँ पर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत बता रहा है, मतलब प्राचीन एवं मध्यकालीन। लेकिन जो पहला बिंदु है, इसमें बीच की कुछ चीजें आ जाएगी, जैसे आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित, तीर्थ जो आपके जैन धर्म से संबंधित है, तीर्थंकर। तो ये कुछ बिंदु जो है सीक्वेंस में नहीं है, ऊपर नीचे है।
यदि आप प्राचीन भारत पढ़ने जाओगे दोस्तों तो आपको वहां पर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट अगर इनको उठाना शुरू करोगे तो आपको बीच में ही ये जो मिल जाएंगे, कौन से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये सारे बिंदु। लेकिन आपको इतिहास की शुरुआत कहाँ से करनी है दोस्तों? पाषाण काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही तो हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, जिसमें ये जो वेद और ये सारी चीजें, ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष और ये उपनिषद और ये सारी चीजें लिखी है, ये हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम प्राचीन भारत का जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है वैदिक पीरियड की, वैदिक काल की। और फिर ये जो है लगभग इसमें जो टॉपिक्स हैं, आधे टॉपिक्स हैं उसके बाद से ही शुरू होंगे। तो यहाँ पर सिलेबस में पहले अलग मेंशन कर दिया है संकल्पना एवं विचार। तो पहले हम संकल्पना एवं विचार को पहले अच्छे से समझते हैं, क्या क्या है इसके टॉपिक, क्या क्या है बिंदु। लेकिन जब हम प्रारंभ करेंगे तो शुरुआत से हमारे हर बिंदु को बेहतर तरीके से टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे एक सीक्वेंस के साथ, ताकि आपके मन में इतिहास एक पूरे सीक्वेंस के साथ छप जाए, आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें याद रह पाए। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते दोस्तों। और पहला बिंदु नया जो ऐड हुआ है वो है संकल्पना एवं विचार। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा है संकल्पना की। संकल्पना मतलब, इसको संकल्पना मत समझो, सामान्य शब्द में समझो कल्पना। कल्पना क्या करते हैं हम दोस्तों? जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम कर पाते हैं, वैसी चीजों को हमने हमने कभी अतीत में देखा होगा, उन चीजों को जोड़कर हम क्या करते हैं? संकल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता था, यार ऐसी चीज ऐसे नहीं होती तो वो इस ढंग से की जाती तो शायद वो बेहतर हो जाती। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने क्या करता है? विचार प्रकट करता है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर कल्पना करेंगे, संकल्पना करेंगे किनकी? इन सारी बातों की। ये जो बिंदु दिए हैं इन पर विचार करेंगे, इन पर कल्पना करेंगे कि उस समय की शिक्षा कैसे हुआ करती थी। उस समय का जो है वैदिक पीरियड का मान लो एग्जाम्पल के लिए, कि वैदिक पीरियड में शिक्षा कैसे हुआ करती थी, कौन कौन सी भाषाएं हुआ करती थी, उसमें कौन सी लिपि होती होगी। तो ये क्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर रहे हैं और अपने क्या रख रहे हैं? विचार रख रहे हैं। किन संदर्भ में रखेंगे? इन सारी बातों के संदर्भ में रखेंगे। तो कहानी अब प्रारंभ करते हैं दोस्तों पहले बिंदु से, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ये हमारे टॉपिक का जो इस पहले टॉपिक का जो है क्या है दोस्तों? ये पहला पॉइंट है जिसमें दिया है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब ज्ञान परंपरा की बात कर रहा है तो ज्ञान का सीधा संबंध किससे रहता है दोस्तों? शिक्षा से रहता है। ज्ञान का सीधा संबंध किससे रहेगा? शिक्षा से रहेगा। और किसके संदर्भ में बोल रहा है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो प्राचीन समय में भारत की ज्ञान परंपरा कैसी हुआ करती थी? तो ज्ञान परंपरा जो है ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहती है दोस्तों? शिक्षा से। तो शिक्षा जो है ये कहाँ पर कैसे आएगी? तो शिक्षा लिपि से आएगी, और लिपि से पहले क्या आएगा? भाषा आएगी। तो जब हम भाषा सीखेंगे तो बोलना, समझना, ये सारी चीजें समझते हैं। फिर लिपि के माध्यम से हम लिखना समझते हैं, फिर उसे पढ़ना। शिक्षा, जब हम, शिक्षा क्या होती है दोस्तों? शिक्षा यही तो है, हम किसी के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के लिए जब हमारे सामने चीजें रहेगी तो हम बेहतर तरीके से उसको क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे, एक अपनी सोच विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में हम सबसे पहले दोस्तों भाषा समझेंगे, कि उस समय में जब भारत के इतिहास में अगर हम प्राचीन इतिहास में पहुंचेंगे तो उस समय में भाषा कौन सी हुआ करती थी। ठीक है, भाषा के साथ साथ फिर हम लिपि का विकास देखेंगे, किस प्रकार लिपि का विकास हुआ। लिपि भी बहुत टाइप की लिपि होती है दोस्तों, आपने सारी जगह नाम पढ़ा होगा, खरोष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, है ना। ये कुछ नाम जो आपने अशोक के टाइम में अगर पढ़ा होगा कि ये जो है इसका शिलालेख किस भाषा में लिखा है, यह जो है बात किस भाषा में लिखी है, यदि आपको समझ में आया हो तो वो लिपि हुआ करती थी, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। आपको कभी थोड़ा थोड़ा कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर भाषा की मैं बात करूं तो आपने भाषा भी देखी होगी दोस्तों, बहुत टाइप की ऐसी भाषा होती है। जैसे आपने संस्कृत भाषा देखी है, आप जानते हो, पाली भाषा, प्राकृत भाषा। आप देखोगे कि जैन धर्म ने किस भाषा में लिखे हैं, बौद्ध धर्म ने किस भाषा में अपने ग्रंथ लिखे हैं, अशोक के समय में कौन सी भाषा चलती होगी। ये सारी बातें आप पढ़ोगे, मैं समझाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो इस प्रकार की भाषाएं आपके सामने आई होगी। तो इस प्रकार की भाषा है, कुछ लिपि है, और फिर आती है दोस्तों शिक्षा प्रणाली। अब शिक्षा प्रणाली हम कैसे समझेंगे दोस्तों? कि वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। अब वैदिक काल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, है ना, ऐसे हमने समझा है। उस समय में शिक्षा की प्रणाली कैसी हुआ करती थी।
फिर उसके बाद मौर्य काल में शिक्षा प्रणाली कैसे हुआ करती थी, गुप्त काल में शिक्षा प्रणाली कैसे हुआ करती थी, या उस समय में शिक्षण संस्थान कौन से हुआ करते थे, कौन से शिक्षक आचार्य हुआ करते थे, जिनसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और प्रश्न में बताऊंगा भी सही कि इस प्रकार से प्रश्न बने हैं इन टॉपिक से, वो भी मैं यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, केवल समझा रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस हमसे कहना क्या चाहता है दोस्तों। यह जो सिलेबस चेंज हुआ है, यह हमसे कहना क्या चाहता है, इसमें कौन कौन सी बातें आ सकती है जिनको हम पढ़ने के लिए, हमें जिनको पढ़ने के लिए रेडी रहना है, उन सारी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा, लिपि, शिक्षा प्रणाली, इनके माध्यम से हम पूरी जो है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि हमने इतने सेगमेंट कंप्लीट कर लिए तो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा इतना आपको जितना मैं बता रहा हूँ, अगर उतना भी हमने काम किया तो इस पर हमारा अच्छे से काम हो जाएगा। फिर भारतवर्ष की बात करते हैं दोस्तों। भारतवर्ष जो है, भारत का नाम, इसके नाम के इर्द गिर्द की कहानी है। जैसे आपने हाथी गुम्फा अभिलेख सुना होगा, कलिंग राजा खारवेल, जिसके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि भारत का नाम भारतवर्ष। ठीक है, कहीं आपने कभी सुना हो या कहीं देखा हो, पढ़ा हो, तो आपको याद आ जाएगा। तो इसी आधार पर हम भारतवर्ष की जो है जितनी जानकारी है उसको जुटाने का प्रयास करेंगे। वेद आप जानते हो दोस्तों, हमारे वेद में हमने 4 वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सारी कहानी आपको पता है, इनके रचयिता कौन है, इनके पढ़ने वाले जो पंडित हैं उनको क्या बोलते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं और बनने की संभावनाएं भी रहती है। तो हम यहाँ पर इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उपनिषद पढ़ेंगे दोस्तों, ये भी इन्हीं का हिस्सा है बात का। आरण्यक, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, षड दर्शन, स्मृतियाँ, रीत सभा समितियाँ, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, जिसे बौद्ध धर्म पूरा पढ़ेंगे हम, तीर्थंकर, जैन धर्म पूरा पढ़ेंगे। ये वाला जो सेगमेंट है ना दोस्तों, रीत सभा समितियाँ, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, ये सब सोशियोलॉजी के मुद्दे हुआ करते थे। आपने अगर समाज शास्त्र को मेंस में पढ़ा होता तो आपको ये सारी चीजें नई नहीं लगती। लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बेहतर तरीके से सारा सेगमेंट कंप्लीट करवाऊंगा, बस आपको बने रहना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद दूसरा बिंदु है दोस्तों, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं बताइए, जिनमें क्या क्या बतानी है, उस समय की घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है। तो ये बिंदु भी हमें क्या है वहां पर अच्छे से डिस्क्राइब करना है दोस्तों, प्राचीन और मध्यकालीन। तो यहाँ पर कौन सा इतिहास बताना है हमें, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास आप जानते हो दोस्तों, पूरा प्राचीन से लेके मध्यकालीन तक मोटा मोटा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं प्राचीन इतिहास को शुरू करूँ तो पहले हम पाषाण काल पढ़ लेंगे, ताकि छोटी सी एक समझ बन जाए कि कैसे आदि मानव आया, कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे कृषि में जो है इसने अपना उपयोग करना शुरू किया, पहिए का जो है कब आविष्कार हुआ। ये छोटे छोटे जो बात है, जो एक इतिहास को पढ़ने से पहले जानकारी जिनकी होनी चाहिए, उनको देख लेंगे। ठीक है, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से देखेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल में हम क्या क्या बातें अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वैदिक काल को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। एक ऋग वैदिक काल पढ़ लेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ लेंगे। दोनों में डिफरेंस है, उस समय के समाज की व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता है। ऋग वैदिक काल थोड़ा शुरू से पहले शुरू हो जाता है, फिर उत्तर वैदिक काल बाद में शुरू होता है। थोड़ा चेंजेस आता है दोनों में, दोनों को कंपेयर करके भी वहां पर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे हम ऋग्वेद पढ़ लेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ लेंगे दोस्तों, धीरे धीरे हम आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर 16 महाजनपद को। ठीक है, 16 महाजनपद के आसपास जब हम पहुंचेंगे, उसी समय हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व में 2 धर्म भी दिखेंगे, जिनका नाम जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे। मगध ने किस प्रकार से जो है अपना विस्तार किया, अपना विकास किया। फिर मगध में बहुत सारे शासक हुआ करते हैं, जिसमें हर्यक वंश आएगा, आपने नाम सुना होगा। एक नंद वंश आएगा दोस्तों। फिर इस नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पे फिर मौर्य वंश की भी शुरुआत हो जाएगी। आपने इतना तो पढ़ा है। तो मौर्य वंश के बाद, मौर्य के जो बाद में परवर्ती काल जो शासक रहेंगे उस समय के, उनको जो दोस्तों जैसे मौर्योत्तर काल की संज्ञा दी जाएगी। तो फिर मौर्योत्तर काल देख लेंगे, फिर हम गुप्त काल देखेंगे, गुप्तोत्तर काल देख लेंगे।
तो ये कुछ हमारे प्रमुख प्रमुख जो है समय के राजवंश, इनको देखेंगे। फिर गुप्त के बाद हम दोस्तों थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपने देखा होगा हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, उस समय का जो है सेशन अच्छे से देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर थोड़ा और इन सब जितने भी जो वंश पड़े हैं इनकी स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो इस प्रकार हमारा प्राचीन इतिहास का मोटा मोटा काम जो है लगभग लगभग कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और अगर पीछे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपने शैव धर्म के फिर और उनके जो और उनको विभाजित किया जाएगा, उन सारे धर्म को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दक्षिण में जब हम पहुंचेंगे तो दक्षिण में हम पूरा संगम वंश पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा संगम वंश का, जिसमें आप पल्लव वंश भी देखोगे, चालुक्य वंश भी देखोगे, चोर चेल पांड्या, ये सारे जो है हमारे साउथ के जितने भी राजवंश हुआ करते थे इनको भी बेहतर तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम भक्ति आंदोलन अच्छे से देखेंगे, सूफी आंदोलन अच्छे से देखेंगे। तो ये सारा सेगमेंट खत्म हो जाएगा और इसके बाद शुरू हो जाएगा मुगल वंश। मुगल वंश में भी हम जो जो हमारे प्रमुख शासक थे उनको अच्छे से देखेंगे और उनके बाद वाले जितने भी हमारे मुगल वंश के अंतिम शासक जो थे उनको भी अच्छे से देख लेंगे। जैसे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी, बाबर को अच्छे से पढ़ेंगे। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और हुमायूं के समय ही शेरशाह था, उसको भी अपन पढ़ते हैं अच्छे से, आप जानते हो। तो बाबर, हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां का फिर आ जाएगा औरंगजेब। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जो है मुगल वंश धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने पतन की ओर बढ़ता रहेगा, जिसमें बहादुर शाह प्रथम जो है वो शासक बनेगा, जिसका वास्तविक नाम मुअज्जम रहेगा, है ना। और मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम है वो अपने दो भाई आजम और कामबख्श, मुअज्जम जो है कामबख्श को और आजम को मारकर क्या बन जाएगा, शासक बनेगा। ठीक है, और फिर दोस्तों मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा जहांदार शाह बनेगा, जिसे लंपट मूर्ख बोलते हैं। फिर फर्रुखशेर आएगा, घृणित कायर के नाम से जिसे जाना जाता है। फिर ऐसे हमारा मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, फिर अकबर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर लास्ट में जो है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, जो मुगल वंश का अंतिम शासक रहेगा और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक रहेगा। फिर यहाँ से कंपनी जो है आगमन हो जाएगा, कंपनी का आप जानते हो दोस्तों। तो यहाँ पे फिर हम यूरोपियन जो कंपनियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कैसे 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 भारत में हमने यूरोपियों से, अंग्रेजों से किस प्रकार से संघर्ष हमने किया गांधी जी के नेतृत्व में। अंतिम समय में हम देखेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारे आंदोलन भी हम बेहतर तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और फिर अंतिम समय में दोस्तों लास्ट लास्ट के जो हमारे बिंदु मुख्य मुख्य रहेंगे उनको देख लीजिए, जिसमें हम क्या करेंगे कि भारत का पुनर्गठन जो होता है, जैसे एकीकरण होगा भारत का, क्योंकि भारत उस समय बहुत सारी रियासतों में विभाजित रहेगा। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को मिलाया, किन किन लोगों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, कौन सी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। तो ये सारे बिंदु अच्छे से हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे और संपूर्ण रूप से हमारा इतिहास हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आयाम है, एक सीक्वेंस है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। बाकी एक बार यहाँ पर सारे बिंदु भी अपन देख लेते हैं। वैसे तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे जितनी बातें हमने करी है, क्योंकि इसमें हमने संपूर्ण इतिहास का एक बार क्या कर लिया है, मोटा मोटा जिक्र कर लिया है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की मैं बात करूँ, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, इनको अच्छे से देखेंगे। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, इनको अच्छे से देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष को देखेंगे दोस्तों, और इसके साथ साथ जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको भी अच्छे से जानेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आजादी के बाद भारत जो है किस प्रकार विभाजित था, उसको एक किया गया, एकीकरण किया गया, और कैसे उसका फिर से पुनर्गठन किया गया। तो सारी बातें मैंने आपको एक बार मोटा मोटा बता दी दोस्तों। मजा आएगा आपको इतिहास में, इतिहास में आपको बोरियत सी नहीं लगेगी, ये मेरा आपको वादा है दोस्तों। देखो इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर पढ़ने में रुचि आ गई तो फिर आप इसमें घुसते जाओगे, लेकिन हमें इतना भी नहीं घुसना है कि बाकी के सब्जेक्ट हमारे क्या रह जाए, पीछे रह जाए। लेकिन जितना पढ़ने की आवश्यकता है, जितना हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है, जितने में हमारा काम हो जाए, उतना हम अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। केवल प्रीलिम्स ही नहीं दोस्तों, मेंस में भी आपकी बहुत मदद होगी। इस पूरी हमारी जो हमारा कार्यक्रम चलेगा, इस कार्यक्रम में आप अगर अच्छे से ईमानदारी से इसको समझने का प्रयास करोगे तो यकीन मानो मेंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अब कल से जो है हमारा पहला टॉपिक जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रारंभ करेंगे। आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसको हमने अच्छे से यहाँ पर
देख लिया है। दोस्तों मार्केट में आप देखोगे हमारी दो पुस्तकें हैं और इन दो पुस्तकों का नाम इस प्रकार है, एक है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और एक है दोस्तों यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां। दोनों बुक को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों इसी के साथ हम आपके लिए दो और एक्स्ट्रा बुक जो है इस बार मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। मतलब 4 यूनिट ऐसी है जो मार्केट में आपको किसी भी बुक स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। लगभग नवंबर और नवंबर के अंत तक जो है आपको सारी जो है बुक स्टोर पर ये 4 किताब उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों बाकी की जो 5 यूनिट होती है, एक तो करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी यूनिट 8 जो मैं रेगुलर आपकी क्लास लेता हूँ। अगर आप वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट तरीके से उसको देख लोगे तो आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको बची कितनी दोस्तों यहाँ पर 5 यूनिट और, ठीक है। इन 5 यूनिट को अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे या आप हमारे इस नंबर पर कॉल करोगे तो हम पीडीएफ के माध्यम से भी आपको वो सारी नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन है जिसमें हमने सारी बातें कर ली है दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से। ज़्यादा तो फॉलोअर्स नहीं है, 900 950 हमारे फॉलोअर्स बने हैं, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेगी तो धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो दोस्तों जुड़ जाइएगा। सारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहीं पर पढ़ाऊंगा, अच्छे से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। फिर ये है हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना भी कंटेंट रहता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी हेल्प हो, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे वो अदर इन्फॉर्मेशन हो, जिसके माध्यम से आप तक पहुंचे, ये वो एक प्लेटफॉर्म है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बता पाऊंगा। यदि आप नहीं जुड़े हो दोस्तों तो एक बार ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास देखी, जिसमें हमने इकाई 1 को अच्छे से क्या करा दोस्तों, समझा है, ठीक है। और इस समग्रता सीरीज में आप टेंशन ना लीजिए दोस्तों, पूरी कंप्लीट करवाऊंगा हर एक यूनिट जो मैंने यहाँ पर उठाई है और बहुत बेहतर तरीके से। इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।